साथियों नमस्कार। दैनिक श्रमिकों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि जो दैनिक श्रमिक हैं, जो अपने स्थायीकरण के लिए हाई कोर्ट में केस लगाना चाहते हैं, वे तत्काल केस लगा लें, क्योंकि अगर वे विलंब करते हैं तो फिर ऐसे में हो सकता है कि सरकार जो औद्योगिक अधिनियम 240 दिन के अंतर्गत कर्मचारी केस लगा रहे हैं उसमें सरकार संशोधन कर दे। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो श्रमिकों के लिए कानून बना था उसमें 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं, यानी कि उसमें संशोधन कर दिया है। इसका मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी संगठन हैं वे विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को क्या करना चाहिए इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। कुछ साथियों के द्वारा ये भी कहा गया है कि हमारा केस लग चुका है लेकिन हमको केस नंबर नहीं मिला है, तो उनको भी मैं बताऊंगा कि अगर आपका केस वास्तव में लग गया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका केस लगा है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स केस लगाने के लिए ज़रूरी होते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो श्रम कानून है उसमें 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिसका मध्य प्रदेश के जो दैनिक श्रमिक हैं वे संगठन के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें हाल ही में इन नियमों में बदलाव किया गया है। सबसे पहले मैं आपको उन 3 बदलाव के बारे में बताऊंगा और छत्तीसगढ़ सरकार भी जो औद्योगिक अधिनियम है उसमें बदलाव कर सकती है। बदलाव इसलिए भी कर सकती है क्योंकि औद्योगिक अधिनियम 240 दिन के अंतर्गत जो दैनिक श्रमिक हैं वे अपने स्थायीकरण के लिए लगातार हाई कोर्ट में केस लगा रहे हैं और हाई कोर्ट उनके स्थायीकरण का आदेश अगर सरकार को देती है तो बड़ी संख्या में सरकार को कर्मचारियों को स्थायीकरण करना होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार के घोषणा पत्र में नियमितीकरण स्थायीकरण जैसी जो बात है वह शामिल तो है, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि सरकारें जब सत्ता में नहीं रहती हैं तब वे ऐसे बड़े बड़े वादे अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से करते हैं, लेकिन जब सत्ता में सरकार उनकी बन जाती है तो फिर कर्मचारियों को कहीं ना कहीं साइड कर दिया जाता है। ऐसा ही कांग्रेस के समय में हुआ था। कांग्रेस सरकार के द्वारा अपने जनघोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात कही गई थी, लेकिन 5 साल तक नियमितीकरण नहीं हुआ। कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वे बड़े बड़े टीवी न्यूज़ चैनलों में आकर लगातार ये बयान देते रहे अंतिम समय तक कि अनियमित कर्मचारियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार संवेदनशील है और उनके नियमितीकरण पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन विचार करते करते 5 साल बीत गए और अनियमित कर्मचारी अनियमित के अनियमित आज भी हैं। ना ही उनका नियमितीकरण हो पाया है और ना ही उनका स्थायीकरण हो पाया है। मात्र 27% की वेतन वृद्धि संविदा कर्मचारियों के वेतन में कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई थी, जो कि नाकाफ़ी है क्योंकि नियमितीकरण और वेतन वृद्धि 2 अलग अलग मुद्दे हैं। नियमितीकरण की बात घोषणा पत्र में शामिल थी, वेतन वृद्धि की बात घोषणा पत्र में शामिल नहीं थी। केवल एक वर्ग को 27% की वेतन वृद्धि का लाभ मिला, बाकी अनियमित कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मिला। श्रम सम्मान राशि की बात कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई थी, उस श्रम सम्मान राशि से भी कई अनियमित कर्मचारी कई विभागों के आज भी वंचित हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको उन 3 संशोधनों के बारे में बताऊंगा जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दैनिक श्रमिकों के लिए कर दिए गए हैं और ऐसे ही संशोधन हो सकता है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार भी कर दे। इससे पहले आपको क्या करना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सरकार संशोधन करे इससे पहले आप कुछ काम कर सकते हैं जिससे आप स्थायीकरण के लिए पात्र हो सकते हैं।
तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के उस संशोधन के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो 3 संशोधन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में दैनिक श्रमिकों को लेकर किए गए हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश में जो श्रमिक वर्ग है एक बार फिर से सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो चुका है। श्रम विभाग के द्वारा किए गए 3 बड़े संशोधनों से कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। 3 जून 2023 को पचमढ़ी में जो कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई थी उसमें इन संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इन बदलावों से लाखों श्रमिकों की जो स्थिति है उस पर बुरा असर पड़ेगा। इसमें जो पहला संशोधन है ठेका श्रम नियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970। इस संशोधन के तहत ठेका श्रमिकों की जो सीमा है 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब छोटे व्यवसायों में 50 ठेका श्रमिकों को काम पर रखा जा सकता है जिन्हें श्रम कानून का लाभ नहीं मिलेगा। इससे ठेका श्रमिकों की जो स्थिति है और भी खराब हो सकती है। उन्हें सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और कामकाजी अधिकार से भी वंचित किया जा सकता है। इसके असर की अगर बात करें तो अधिक श्रमिकों को ठेके पर रखा जा सकेगा जिससे स्थायी रोजगार की संख्या कम हो जाएगी। श्रमिकों को न्यूनतम लाभ और सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। ठेकेदारों के द्वारा श्रमिकों का शोषण बढ़ जाएगा जिनके पास अधिकारों की कोई सुरक्षा नहीं होगी। दूसरा जो इसमें बदलाव किया गया कारखाना अधिनियम 1948। इस संशोधन में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सीमा को बढ़ाकर बिजली के साथ 20 और बिना बिजली के 40 कर दिया गया है। इससे छोटे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को श्रम कानूनों का लाभ नहीं मिलेगा और ये बदलाव मुख्य रूप से छोटे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरे का कारण बन सकता है। इससे क्या असर पड़ेगा इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो छोटे कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन कारखानों में कामकाजी स्थितियों के खराब होने की संभावना बनी रहेगी। मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तीसरा और अंतिम जो बदलाव किया गया है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इस संशोधन के तहत हड़ताल या तालाबंदी से पहले नोटिस का प्रावधान सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू करने के लिए विस्तारित किया गया है। पहले ये प्रावधान केवल बड़े उद्योगों में था, अब ये सभी उद्योगों पर लागू है जिससे मजदूरों की हड़ताल करने की जो क्षमता है उस पर ब्रेक लग जाएगा। असर की बात करें इससे क्या असर पड़ेगा तो मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर प्रतिबंध लग जाएगा। उनके अधिकारों की रक्षा करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हड़ताल करने की क्षमता पर अंकुश लगने से मजदूरों की जो आवाज़ है वह दब सकती है। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा श्रमिक कानून में 3 बड़े संशोधन कर दिए गए हैं जिसका कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सरकार भी औद्योगिक अधिनियम 240 दिन के अंतर्गत जो नियम है उसमें सरकार बदलाव कर दे, क्योंकि जो दैनिक श्रमिक हैं बड़ी संख्या में हाई कोर्ट में स्थायीकरण के लिए केस लगा रहे हैं और अगर केस उनके फेवर में आता है तो उसके बाद फिर और भी कर्मचारी हैं जो इस अधिनियम के तहत केस कर सकते हैं। तो जो कर्मचारी केस करने के बारे में सोच रहे हैं वे बिल्कुल भी विलंब ना करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को ठेका प्रथा, प्लेसमेंट प्रथा में धकेला जा रहा है। जो अभी विभाग से वेतन पा रहे हैं उनको अब ठेका में धकेला जा रहा है और एक बार अगर आपको ठेका प्रथा में या प्लेसमेंट प्रथा में धकेल दिया जाता है तो फिर आप अपने स्थायीकरण के लिए कोर्ट केस नहीं कर पाएंगे और आपका स्थायीकरण हो पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप औद्योगिक अधिनियम 1961-63 के अंतर्गत स्थायीकरण के लिए केस कर देते हैं तो फिर आपको ठेका प्रथा में नहीं धकेला जाएगा और आपको काम से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि उस पद पर केस चल रहा है और सरकार उस पद पर वैकेंसी भी नहीं निकाल सकती है। और अगर सरकार उस पद पर वैकेंसी निकालती है तो फिर आप उस वैकेंसी के विरुद्ध में कोर्ट से स्टे भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कोर्ट में आपको केस लगाना होगा। अगर आप इसमें विलंब करते हैं और सोच विचार करने में समय व्यतीत कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर कोर्ट में केस लगाएं
औद्योगिक अधिनियम 240 1961-63 के अंतर्गत केस करें, इससे पहले कि छत्तीसगढ़ सरकार इसमें संशोधन कर दे। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीडब्ल्यूडी में ठेके की जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज गति से चल रही है। ईएनसी मुख्यालय के बाद सब डिवीज़न 3 रायपुर और आरंग पीडब्ल्यूडी सब डिवीज़न में भी ठेके की जो तैयारी है ज़ोर शोर से चल रही है। अगर एक बार आप ठेका या आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट में चले जाते हैं तो फिर आप नियमितीकरण और स्थायीकरण को भूल जाइए। केस भी आपका नहीं लगेगा। अगर आप एक बार आउटसोर्सिंग या प्लेसमेंट प्रथा या ठेका प्रथा में चले जाते हैं तो फिर आप औद्योगिक अधिनियम 240 दिन के अंतर्गत केस नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको काम से हटा दिया जाता है तब भी आप अपने स्थायीकरण के लिए केस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप केस करने का निर्णय जल्दी से जल्दी लें और स्थायीकरण के लिए केस दायर कर दें। इससे केस की सुनवाई और निर्णय आने तक आपको ठेका में कार्य से पृथक नहीं किया जाएगा। और अगर इस बीच सीधी भर्ती निकलती भी है तो उस पर आप स्टे ले सकते हैं, केस कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप चाहें तो किसी विद्वान वकील से जानकारी ले सकते हैं और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। साथियों, यहाँ पर बहुत से साथियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनसे 3000 रुपये आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर उनका केस लगा दिया गया है, लेकिन उनको अभी तक उनके केस का नंबर नहीं मिला है। तो मैं ऐसे साथियों को बताना चाहूँगा कि आप ऐसे किसी भी बिचौलिए के चक्कर में ना फंसें जो आपको पैसा लेकर गुमराह करे। केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर केस नहीं लग सकता है। केस लगाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। इसमें आपका प्रथम नियुक्ति, वर्तमान नियुक्ति का प्रमाण पत्र और वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र। इसके साथ ही वकील के द्वारा कई प्रकार के एफिडेविट में आपसे साइन करवाया जाता है। वकालतनामा में भी आपसे साइन लिया जाता है। जब तक ये सभी प्रक्रिया आपके द्वारा नहीं की गई है आपका केस नहीं लग सकता है। और अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपका केस लग गया है तो फिर आप उससे अपना केस नंबर मांगिए, क्योंकि केस करने के बाद 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपको आपका केस नंबर मिल जाएगा। और अगर आपको केस नंबर नहीं मिल रहा है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपका केस नहीं लगा है और सामने वाले ने आपसे पैसे ऐंठ लिए हैं। क्योंकि केस लगने के बाद आपका जो नाम है वह आपके पिटीशन में रहता है और वकील आपको पिटीशन की कॉपी मुहैया कराता है, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि किस आधार पर आपका केस लगाया गया है। उसमें आपका नाम रहेगा, आपके पिता का नाम रहेगा, उम्र रहेगी और जो केस जिस आधार पर लगाया गया उसका विवरण भी उसमें रहता है। इसके साथ ही जब आप केस करने के लिए जाएंगे तो आपका वकील आपसे वकालतनामे में साइन कराता है। आपसे नियुक्ति पत्र अगर है तो उसकी कॉपी मांगी जाएगी। अगर नियुक्ति पत्र नहीं है तो फिर आपके पास प्रथम वेतन पर्ची होगी, उसकी कॉपी आपसे मांगी जाएगी। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट, अगर आपने 10वीं 12वीं या कोई एजुकेशन कर रखी है तो उसकी कॉपी भी आपको वहाँ पर देनी होगी। वर्तमान में आप विभाग में काम कर रहे हैं, इसका प्रमाण भी आपको अपने वकील को देना होगा। 3000 रुपये देकर, आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर अगर केस लगाने की बात कोई आपसे कर रहा है तो सीधा सीधा आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ऐसे दलालों के जाल में ना फंसें। कृपया जानकारी को पुष्ट करें, अपने वकील से संपर्क करें और पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद ही आपका केस लगेगा। 15 दिन, 20 दिन या अधिकतम 1 महीने के अंदर आपको आपके केस का नंबर मिल जाएगा। तो साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार इससे पहले कि औद्योगिक अधिनियम 240 दिन 1961-63 में परिवर्तन करे, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 3 संशोधन कर दिए गए हैं, जिससे वहाँ के श्रमिक वर्ग काफ़ी नाराज हैं और श्रमिकों के अधिकार को छीनने का काम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। हो सकता है कि ठीक वैसा ही काम छत्तीसगढ़ सरकार भी आने वाले समय में कर दे। तो ऐसा होने से पहले आप जाकर कोर्ट में केस लगाएं और अपने स्थायीकरण की मांग सरकार से करें। साथियों, उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपको पूरी जानकारी इसके संबंध में दूंगा। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।